बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बेटा हम काम करेंगे, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है? प्रॉफिट शो करता है। इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाए। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने बनाना सीख ली। ठीक है, उसमें समटाइम कभी चीजें ज्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। फॉर्मेट वही है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, लाइक सामान बाय करके सेल करते हैं, तो उसका फॉर्मेट वही है। ठीक है, दूसरी भी इनकम स्टेटमेंट बनती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फिर थोड़ा फर्क होता है, वो हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। प्रॉफिट बनाने के बाद एक और स्टेटमेंट भी बनती है। प्रॉफिट बनाने के बाद एक और स्टेटमेंट भी बनती है। ठीक है, उसको प्यार से हम क्या कहते हैं? उसको प्यार से हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, तो हम लिखते हैं एज एट, ज्यादातर साल के एंड पे बनती है, यानी साल के एंडिंग डेट पे बनती है। तो एज एट 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसमें हमारे पास दो कॉलम होते हैं, सॉरी, इसमें हमारे पास दो कॉलम होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। इनकम स्टेटमेंट बनती है सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनती है, ताकि हम चेक कर लें कि कोई एरर वगैरह तो हमने नहीं किया, कोई हमने जो अकाउंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, हमारे अकाउंट्स करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं या नहीं, इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एक पूरी समरी आ जाती है हमारे पास, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल सब आ जाता है। तो उसके बाद हम सबसे पहले बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो सके। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो थर्ड चीज है जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन प्रॉफिट कमाने के बाद हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइक जैसे ओ लेवल में आपकी, O2 में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, O2 में क्या परफॉर्मेंस थी। ठीक है, O2 में आपकी तकरीबन 2A और एक B आया। ठीक है, फिर O3 में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। O3 में फॉर सपोज आपके 3A और 2B आए, 3A और 2B आए। और एक होती है पोजीशन, कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर O3 आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने O2 के अपने O3 के दोनों के मिला के ग्रेड बताएंगे कि हमारे टोटल 6A बने, हमारे टोटल 5A बने। सो इनकम स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ईयर की परफॉर्मेंस शो करता है, एक पर्टिकुलर ईयर की। लाइक अगर मैं 2020 की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो सिर्फ वो 2020 की परफॉर्मेंस बताएगा बस, कि 2020 में आपने कितनी इनकम कमाई, कितना प्रॉफिट कमाया, कितने एक्सपेंस किए, बस 2020 के। लेकिन ओवरऑल मुझे 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए। ठीक है, 2020 इज द 10th ईयर, मुझे 10 साल हो गए। 10 साल बाद में कहां तक पहुंचा, मेरे एसेट में कितना फर्क आया, मेरी लाइबिलिटीज में कितना फर्क आया, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना इजाफा हुआ। इसके लिए फिर हम एक स्टेटमेंट और बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले इसका नाम बैलेंस शीट हुआ करता था, बैलेंस शीट हुआ करता था। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं अहमद मुश्तबा एंड यस सर। अली। अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बनती है। अगर आप सबको याद हो, शुरू शुरू में हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, तो इसकी बेसिस भी यही है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अगर आपको याद हो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, दीज आर इक्वल टू सोर्सेज। मतलब इनके पीछे जो सोर्स होती है वो भी उतनी होगी। और वो सोर्स क्या हो सकती है, वो कैपिटल भी हो सकता है, वो लाइबिलिटी भी हो सकती है। कैपिटल से मुराद इन्वेस्टमेंट डन बाय ऑनर, ऑनर का जो राइट है बिजनेस के ऊपर, वो कैपिटल कहलाएगा। और लाइबिलिटी से मुराद ये कि कभी कभार ऑनर के अलावा हम बाकी लोगों से भी कर्जा लेते हैं, बाकी लोगों से भी उधार करते हैं, वो। ठीक है, तो ये भी इसी बेसिस पे बनती है। और इसमें सिर्फ तीन चीजें आती हैं।
इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती थी अगर आपको याद हो, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंस के अलावा बाकी जो चीजें हैं, लाइक आपका एसेट हो गया, आपका कैपिटल हो गया, आपकी लाइबिलिटीज हो गई, वो एसएफपी में आती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाहिर बात, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे। तो हम यहां भी यही करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स। तो एसेट में सबसे पहले आता है हमारे पास नॉन करंट एसेट आता है। हम वो वाले एसेट पहले लिखते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज होते हैं, जो ज्यादा अरसे तक चलते हैं, वो एसेट पहले लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू गिवन हो आप लिख लें। फिर क्या आ सकता है, फिर इक्विपमेंट आ सकता है। इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की जगह कभी कभार वो प्रीमिसेस का वर्ड भी दे देता है। ठीक है, तो जितने भी नॉन करंट एसेट हैं, सर नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं, हमें अगर परेशानी हो रही हो जानने में, तो कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, इन चारों के अलावा तकरीबन आपके पास सवाल में नॉन करंट एसेट होंगे, और वो अपने नाम से आते हैं, वो अपने नाम से आते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती। लाइक मोटर व्हीकल होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, इक्विपमेंट होगा, और आप खुद जान जाएंगे भाई ये 1 साल से ज्यादा चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, एक बंदे ने प्रॉपर्टी बाय की, उस पर बिल्डिंग खड़ी की, तो वो हर साल थोड़ी करेगा, हर साल थोड़ी चेंज करेगा। वो जाहिर है वो लॉन्ग टर्म उसको यूज करेगा। उसने प्लॉट खरीदा, फिर उस पर बिल्डिंग बाय की, उसको बिजनेस करना है तो उसको लॉन्ग टर्म यूज करेगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं मोटर व्हीकल। आप मोटर व्हीकल को जो अमाउंट है वो आखिरी कॉलम में लिख दें, और इन सब का टोटल कर दें। ये कहलाएगा टोटल नॉन करंट एसेट। ये क्या कहलाएगा, टोटल नॉन करंट एसेट। उसके बाद सर एसेट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक नॉन करंट एसेट होता है और एक हमारे पास करंट एसेट होता है। तब हम क्या करेंगे, करंट एसेट लिखेंगे। सर करंट एसेट में क्या आ सकता है, करंट एसेट में हमारे पास जो है, करंट एसेट में भी सबसे पहले हम वो माल लिखेंगे जो यानी हमारे पास बैंक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया, ये हमारे पास आते हैं करंट एसेट में। हम सबसे पहले वो आइटम लिखते हैं जो लेस लिक्विड होता है, जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगाता है। लाइक आपके पास बैंक में पैसा है तो वो लिक्विड है, आप बैंक में जाके एटीएम यूज करें, चेक दें, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके साथ हमारा टाइम डिसाइड हुआ होता है, मतलब यानी उसको हमने कहा होता है कि भाई आज हम आपको उधार पे माल दे रहे हैं, आप 20 दिन बाद पैसे दे देना। लाइक आप मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, यू आर ट्रेड रिसीवेबल, तो मैं आपसे पैसे कब रिसीव करता हूँ, मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक टाइम हमारा मुकर्रर है। ये नहीं है कि मैं आज ही बोलूंगा आज लेकर आओ, एक टाइम मुकर्रर है, एक नॉर्मल टाइम मुकर्रर है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हमें बेचना है, क्या ख्याल है, उसका कोई टाइम मुकर्रर है कि 10 दिन में बिक जाएगी, क्या ख्याल है अहमद मुश्तबा, क्या कहते हो। तो साल तक होती है ना इन्वेंट्री। साल तक होती है, डिपेंड करता है, कभी कभार पूरा साल हो जाता है नहीं बिकती। तो इन्वेंट्री के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बैंक में पैसा आपका मौजूद है, आपको कैश चाहिए, आप जाएं, चेक दें, चेक कैश ले लें। आपका कोई ट्रेड रिसीवेबल है, तो जो नॉर्मल टाइम होता है, लाइक उसको जाहिर है आपने टाइम दिया होगा 10 दिन का, 20 दिन का, वो आपको आके पैसे दे देगा। ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है बैंक के मुकाबले में। और इन्वेंट्री डिपेंड करता है हालात के ऊपर, कभी आज ही बिक जाए, कभी महीना लग जाए, कभी 2 महीना लग जाए। तो इन्वेंट्री लेस लिक्विड है, कैश कन्वर्ट होने में टाइम लगाती है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेस लिक्विड लिखेंगे, जो टाइम ज्यादा लगाता है, इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली लिखनी है, आपके पास ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। तो एसएफपी ज्यादातर क्लोजिंग डेट पे हम बनाते हैं, साल की आखिरी डेट पे हम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री कौन सी आएगी, क्लोजिंग वाली आएगी, ये वाली बात आप याद रख लेना। हम लिखते नहीं वैसे इसके आगे क्लोजिंग, लेकिन आपने क्लोजिंग लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में आप नहीं लिखते, जो साइड पे दी हुई होती है वो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सर उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद आएगा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ये भी हमारा एसेट होता है, इससे हमें पैसे रिकवर करने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, बैंक। और उसके बाद आएगा हमारे पास कैश। बैंक से मुराद वो पैसा जो आपका बैंक में मौजूद है, और कैश से मुराद वो पैसा जो आपके पास अभी कैश में, मतलब नकद पैसा है।
आपकी प्रेमिसेस में मौजूद है। अच्छा, आजकल बैंक और कैश को मिला के एक वर्ड कहा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आजकल एक और वर्ड जिसको कहा जाता है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आजकल ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब है हमारा बैंक एंड कैश का बैलेंस, इन शॉर्ट आसान लफ्जों में, कि हमारा वो पैसा जो बैंक के अंदर, जो कैश के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ये भी आप इसको बैंक एंड कैश की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा लिख लिया आपने, इसका हम टोटल करेंगे। इसका टोटल हमने यहाँ लिखा और इन दोनों चीजों का हमने टोटल किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब बताने का मेरा मतलब है, ये जो टोटल आया था और ये जो टोटल आया था, इन दोनों का हम टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा टोटल एसेट्स कहलाएगा। कि आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं, ये कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो टोटल नॉन करंट एसेट आ गए इस डेट पे, टोटल करंट एसेट आ गए इस डेट पे, और टोटल एसेट आ गए हमारे पास इस डेट पे। मतलब एसेट्स की पोजीशन आ गई आपके पास कि फला तारीख पे आपके पास कितने एसेट मौजूद हैं, कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं। यहां तक मेरे साथ है? यस सर। ठीक है। हफ्सा बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये हो गया एसेट्स। आगे में क्या करना होता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखनी होती है। लाइबिलिटीज वो पैसा होता है जो आपको अदा करना होता है, लेकिन उसका टाइम मुकर्रर होता है, ठीक है। और कैपिटल भी वो पैसा होता है जो ऑनर ने लगा होता है, ये भी अदा करना होता है, ये भी वापस करना है, ऑनर का पैसा है, लेकिन हम तब अदा करते हैं जब बिजनेस बंद हो जाता है, जब बिजनेस बंद हो जाता है। तो इसका टाइम बहुत बड़ा है कैपिटल का, तो हम इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरी साइड पे टोटल के बाद कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं कैपिटल एट बिगिनिंग। कैपिटल एट बिगिनिंग मतलब साल के शुरू में कितना कैपिटल था, ये ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन होगा, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट। ऑनर की इन्वेस्टमेंट में कब इजाफा होता है, जब आपको प्रॉफिट हो। तो जो हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ है, जो हमें साल का प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट पे किसका हक है, ऑनर का हक है, इसीलिए तो उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ऑनर के कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट पे ऑनर का हक है, इससे उसकी ऑनर की इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है ये इनकम स्टेटमेंट से आएगा। ये वाला आइटम कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होता, ये हमेशा इनकम स्टेटमेंट से आता है, इसीलिए हम इनकम स्टेटमेंट पहले बनाते हैं। अगर सवाल में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो और इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई हो, तो आपने इनकम स्टेटमेंट पहले बनानी होगी, तभी जाके आपको प्रॉफिट का पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये होता है कि ऑनर ड्राइंग भी करता है। ड्राइंग करने से क्या होगा, उसका कैपिटल कम हो जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, उसका राइट कम हो जाएगा। प्रॉफिट होने से उसका राइट बढ़ जाता है, उस पर उसका हक इसीलिए ऐड करते हैं, और ड्राइंग से उसका राइट कम हो जाता है, तो ड्राइंग हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो आंसर आएगा हम यहाँ लिख देंगे साइड पे इसकी लाइन में। यह हमारे पास कहलाता है कैपिटल एट, इसको हम कहते हैं कैपिटल एट 31 दिसंबर, या इसको कैपिटल एट दी एंड भी कह सकते हैं इसको, कि साल के आखिर में कैपिटल इतना हो जाएगा, उसने इतना लगाया था, प्रॉफिट से कैपिटल में इजाफा हो गया, और ड्राइंग उसने कैपिटल उसका कम हो जाएगा, ओवरऑल उसका कैपिटल इतना हो जाएगा। यहां तक मेरे साथ हैं निशा बेटा? जी सर। ओके। उसके बाद हम आते हैं, कैपिटल के बाद आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारे पास दो होती हैं, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आ सकता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास ज्यादातर लोन आता है। अगर सवाल में कोई भी लोन दिया हुआ हो तो वो लोन हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा, लोन में कभी कभार वो शॉर्ट टर्म लोन का वर्ड भी यूज करता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है वो लोन जिसको अदा करने में सिर्फ 1 साल रह गया, बस उसका आखिरी साल है, मतलब आपको विद इन 1 ईयर उसको पे करना है। तो जो लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर पे करनी हो वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है, विद इन 12 मंथ्स पे करनी है वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो अगर सवाल में शॉर्ट टर्म लोन दिया, लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म, तो फिर वो यहाँ नहीं लिखना आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में। लेकिन सवाल में खाली लोन लिखा हुआ है, या लोन लिखा हुआ है और उसके आगे डेट दी हुई है और आपको अंदाजा है कि भाई 1 साल से ज्यादा कर्जा है, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो सवाल में कभी भी लोन दिया हो आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखना है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लोन दिया हो तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो करंट लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं करंट लाइबिलिटी।
करंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है? करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आ सकता है, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है। कभी कभार ये होता है कि आपका बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है, कभी कभार आप बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं, तो उस सूरत में बैंक वालों को पैसे देने हैं आपने। हमारे बैंक में 1,000 रुपए हैं और हमने 1,000 से ज्यादा निकाल लिए, 1500 रुपए निकाल लिए, 2,000 निकाल लिए। समटाइम अगर आपका बिजनेस अकाउंट हो और बैंक वालों को आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो, तो समटाइम बैंक ये फैसिलिटी देता है। अगर आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं, आपका प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो बैंक ये फैसिलिटी फिर देता है कि आप ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभार हो जाता है, ऐसी इमरजेंसी वगैरह हो जाती है जिस सूरत में आप ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता थोड़ी होता है, हम तो चेक दे रहे होते हैं, हमें पता थोड़ी होता है। और कभी कभार हम किसी बंदे को चेक देते हैं, वो जेब में रख लेता है, वो चाहता है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो चेक अगर बाउंस हो जाए तो फिर मसला होता है, बदनामी होती है। ठीक है, तो इस सूरत में बैंक ये फैसिलिटी दे देता है कि खुदा ना खास्ता आपने एक चेक दिया है 1500 का, चेक दिया है 1500 का और आपके अकाउंट में है ही 1,000, तो उस बंदे को अगर हम वापस कर दें, भेज दें, तो हो सकता है वो नाराज हो जाए, आपके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो बैंक क्या करता है, 500 रुपये अपनी जेब से दे देता है, उसके पास तो पैसे पड़े होते हैं, और वो हमारे अकाउंट में माइनस करके लिख देता है कि ये आपको देने हैं अब। तो इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें आपने पैसे देने होते हैं बैंक को, ये लायबिलिटी आपके लिए। और उसके अलावा क्या आ सकता है, शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है। ठीक है, इसका टोटल करेंगे और टोटल करके जो आंसर आएगा वो आप यहां लिखेंगे। ये कहलाएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये कहलाएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी गाइस, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? एसएफपी में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, कभी कभार होगा कोई आइटम नहीं दिया होगा पेपर में आपके, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आ रहा तो नहीं लिखना, शॉर्ट टर्म लोन नहीं आ रहा नहीं लिखना, ड्रॉप कर दें, ये तो एक फॉर्मेट है। तो अगर कोई चीज सवाल में नहीं दी हुई तो आपने नहीं लिखनी। इसी तरीके से लोन नहीं है तो नॉन करंट लायबिलिटी लिखनी ही नहीं आपने, खाली छोड़ दें, इसको लिखे ही नहीं, डायरेक्ट करंट लायबिलिटी लिख लें। तो ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, ये मैंने लिखे हैं नॉन करंट एसेट। कभी कभार पेपर में नए नाम भी आ सकते हैं, लाइक प्रेमिसेस आ सकता है, मशीनरी आ सकता है, फिक्सचर एंड फिटिंग आ सकता है, तो वो भी आएगा। बस नॉन करंट एसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन करंट एसेट। तो आइए जरा एक सवाल करते हैं। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं। ये रहा, हम शायद कल सवाल करे थे, ये वाला सवाल ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8 हम ट्राई करते हैं। जो मैंने अमाउंट, जो चीजें मैंने हाईलाइट की थी, अच्छा ये इसके इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी ना। मुझे पता है कौन सा सवाल आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, मैं वो वाला करवा देता हूँ, ताकि मुझे प्रॉफिट पता होगा ना। इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी आपने। जी, क्वेश्चन 1 किया हुआ आप लोगों ने सॉल्व? जी गाइस, जी सर। इसका प्रॉफिट मुझे बता दें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पहले बनानी पड़ेगी ना, तो प्रॉफिट अगर पता होगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट बता दें कितना आया था, और आपने अगर चेक किया तो बता दें कितना आया, सही हो। ठीक है, प्रॉफिट। जी बेटा, अगर आपके पास आंसर उसमें देख के बता दें, आपके पास फाइल पड़ी होगी व्हाट्सएप पे, आप आंसर में जाके देख के बताएं प्रॉफिट कितना आया था, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पहले बनानी पड़ती है ना इसके लिए, एसएफपी के लिए। $13,050। कितना? 13,050। ठीक है बेटा, ठीक है, 5050। ओके, तो चलें इस सवाल को हम करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल है, इसमें पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो आइटम हमारे पास उसमें आने हैं, क्या कहते हैं, एसएफपी में आने हैं। तो बेटा रेवेन्यू नहीं आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी, परचेज नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटपुट ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरीज नहीं आएगा, इंश्योरेंस नहीं आएगा, रेंट एंड रेट नहीं आएगा, एक्सपेंस है ये सारे। मोटर व्हीकल जनरल एक्सपेंस नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यस सर आएगा, और ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी।
सो उसके अलावा और क्या आ सकता है, ये होगा मेरे ख्याल से 700 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आएगा हमारे पास मोटर व्हीकल, ठीक है, एसेट है। उसके बाद आएगा इक्विपमेंट, एसेट है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, यस सर आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, आएगा। कैश एसेट है, आएगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ये कैपिटल से एडजस्ट होता है, ठीक है। और कैपिटल, बिगिनिंग कैपिटल ये भी आएगा। लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है इसके आगे, ये भी आएगा। और साल के आखिर में जो इन्वेंट्री है वो भी आती है, वो भी हमारे पास क्या है, एसेट है। और उसके अलावा प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज प्रॉफिट आपको इनकम स्टेटमेंट से पता लगेगा। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। इसमें एक चीज होती है कि आखिर में जैसे मैंने ये सिखाया ना आपको, ये देखें मैंने बनाई थी, तो ये जो टोटल आपके पास आएगा और ये जो टोटल आएगा, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अगर आपने सही काम किया है तो टोटल एसेट्स और कैपिटल एंड लायबिलिटीज ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये कैलकुलेशन से आएंगे, मतलब ये सब कैलकुलेट करके ये वाला बैलेंस आएगा, ये सब कैलकुलेट करके ये वाला बैलेंस आएगा, दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। इसीलिए किसी जमाने में इसको बैलेंस शीट भी कहा जाता था, ठीक है। सो आइए हम इसको करते हैं, हमारे सामने जो सवाल था उसको करते हैं। सो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, नॉन करंट एसेट से, ठीक है। सो हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और यहां हम लिखेंगे एज एट, कौन सा साल है हमारा, किस साल की बना रहे हैं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ होगा, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून, 30 जून की बना रहे हैं, 30 जून 2015 की बना रहे हैं। तो ये वाली डेट आप लिख दें, 30 जून 2015, ठीक है। और यहां पे हम 2 कॉलम बना देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट एसेट आएगा, नॉन करंट एसेट आएगा। सर नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, अब मैंने तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखवाया था, लेकिन आप पीछे जाके देख लें कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप पीछे जाके देखें तो आपके पास ये दिया हुआ है, मोटर व्हीकल है आपके पास, ठीक है। मोटर व्हीकल है, ये नॉन करंट एसेट है। इक्विपमेंट है, ये नॉन करंट एसेट है। और इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है। तो आप नाम से पहचान जाएंगे। लाइक नीचे एक सवाल है, इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर हमें देखना, देखें ये मोटर व्हीकल है, ये नॉन करंट एसेट है, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, यानी इसके बहुत प्रोमिनेंट नाम होते हैं, मोटर व्हीकल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फिक्सर एंड फिटिंग हो गया। ये आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको एक पूरा अंदाजा होगा, जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है। तो जितने हम सवाल करते जाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ मोटर व्हीकल एंड इक्विपमेंट ये हमारे पास किस में आएंगे, नॉन करंट एसेट में आएंगे। तो एक 16,000 है और एक 7,000, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल जाके हम लिख देते हैं, और एक हमारे पास क्या है, इक्विपमेंट। तो एक आ रहा है 16,000 और एक आ रहा है हमारे पास 7,000, हम ये लिख देते हैं, ठीक है। और इसका टोटल कर लेते हैं। तो मुझे बता सकते हैं इसका टोटल कितना आएगा। तो हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट हो जाएंगे 16 प्लस 7,000, ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। ये हमारे पास होगा नॉन करंट एसेट, और कोई है ही सर 23,000 होंगे ना? सॉरी 23,000, शुक्र। उसके बाद लिखेंगे करंट एसेट। सर करंट एसेट में पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा इन्वेंट्री, ठीक है। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री आएगा। और हम लिखते नहीं है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है या ओपनिंग, लेकिन लिखते हैं हमेशा, यानी लिखते नहीं इसके आगे क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखते, डिस्क्रिप्शन में क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे। हमारे सामने ऊपर डेट दी हुई है, बस ये तारीख वाली इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो आपने क्लोजिंग की वैल्यू लिखनी है।
ठीक है, उसके अलावा क्या आएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल आएगा। करंट एसेट का फॉर्मेट ऐसे ही रखना है आपने, पहले इन्वेंट्री फिर ट्रेड रिसीव, फिर अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो वो आएगा, लेकिन पीछे सीन ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। अगर आप सवाल में देखें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो या तो बैंक होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया तो ये लायबिलिटी है, फिर ये एसेट में नहीं आएगा। तो या तो बैंक होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तो इट मींस बैंक नहीं आएगा। तो क्या आएगा, कैश दिया हुआ है, या सर कैश दिया हुआ है, तो हम कैश लिख देते हैं। अब इनके बैलेंसेस कितने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इनके बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। कैश आपके पास आ रहा है 500, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है 1000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 7500। ये देखें 7500। तो ये देखें 30 जून लिखा हुआ है इसके आगे, 30 जून 2015। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल हो गए और ये हमारे पास कैश हो गया। ठीक है, तो 7500 प्लस 1000 प्लस 500 ये हम लिख लेते हैं। 7500 ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी और 1000 और उसके अलावा 500 ये हमारे पास कैश था। बैंक मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बैंक की जगह उसने वर्ड यूज किया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, इसीलिए हम वो नीचे लिखेंगे। तो इनका हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 8500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसका टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट आ जाएंगे 23 प्लस 9000 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 32,000। ये हो जाएंगे टोटल एसेट्स। यहां तक कोई सवाल? जी बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, आपने ऐसे ही काम करना है, इन सबका टोटल किया इसी लाइन में आगे लिखना होता है। अच्छा जी आगे चलते हैं, मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे हम हेडिंग नहीं देते, चाहे तो आप हेडिंग दे दें इक्विटी के नाम से, कैपिटल के नाम से, लेकिन हम देते नहीं ज्यादातर। ठीक है, तो आगे हम काम करेंगे, आगे हम लिखेंगे कैपिटल और वर्ड यूज करते हैं कैपिटल एट बिगिनिंग। ठीक है, अच्छा जी। और उसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस हुआ है कभी कभार माइनस में आंसर आता है, लॉस होता है तो वो माइनस करेंगे, लॉस से उसका राइट कम हो जाता है ऑनर का तो वो माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर देंगे। और अगर सवाल में ड्राइंग दी हुई है तो ड्राइंग से उसका राइट कम हो जाता है, तो जो भी इसने ड्राइंग की हुई होती है वो उसके ओपनिंग कैपिटल से हम एडजस्ट कर देते हैं, उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं। तो आइए जरा पीछे देखते हैं कैपिटल, प्रॉफिट एंड ड्राइंग का बैलेंस। तो ये देखें ये कैपिटल का बैलेंस है 28,800 और ये ओपनिंग कैपिटल है, 1 जुलाई 2014 है और हमारा साल एंड हो रहा है 30 जून 2015 को। तो ये ओपनिंग कैपिटल ही होता है जो सवाल में दिया होता है। तो 28,800 इज द ओपनिंग कैपिटल। उसके अलावा ड्राइंग भी दी हुई है 17,960। ड्राइंग बहुत की है भाई ने यार, बहुत ज्यादा ही की है। 17,960 ड्राइंग है और प्रॉफिट भी आपके सामने आ रहा है 13,050। तीनों चीजें हमें मिल गई। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 28,800 हमारे पास क्या है, कैपिटल है। 28,800 हमारे पास क्या है, कैपिटल है। और 13,050 ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो ऐड करेंगे। और ड्राइंग कितनी थी, 17,690 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी देख लेते हैं, 17,690 ड्राइंग थी, देख लें। ठीक है, और ये प्रॉफिट आ गया। तो हम क्या कर देते हैं, अच्छा ड्राइंग नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये हम माइनस कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, समटाइम प्लस कर देते हैं तीनों को, इसलिए सवाल गलत हो रहा होता है। तो ये ख्याल कीजिएगा, जहां माइनस करना हो वहां माइनस करें, माइनस की साइन लगाएं, जहां प्लस करना हो वहां प्लस करें। तो मुझे बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा, इसका नेट कितना आएगा, 28,800 प्लस 13,050 माइनस 17,690 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर तो रखो भाई, मुझे चैट में आंसर नहीं बताए, वॉइस नोट के अंदर बताएं, क्योंकि मैं क्लास ले रहा होता हूँ मोबाइल ऐप पे, उस पर नजर नहीं आता, मुझे चैट नजर नहीं आती, मुझे पूरी स्क्रीन शेयर हटानी पड़ेगी। जी गाइस, एनीवन?
चलें, जब तक मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आगे मैं लिख देता हूँ नॉन करंट लायबिलिटी। सर 24,160। 160, ठीक है, आला बेटा। आगे हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है? लोन आता है। अगर लोन है तो लिखें, तभी आप हेडिंग दें नॉन करंट लायबिलिटी की। तो पीछे लोन था, अगर लोन है ही नहीं सवाल में तो फिर आप हेडिंग ही नहीं दें नॉन करंट लायबिलिटी की, ठीक है। तो यहाँ पीछे लोन दिया हुआ है सवाल में, तो हम लिख देंगे लोन, और उसका जो भी अमाउंट है वो आपने लिख देना। ये देखें, यहाँ लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन, और इसकी अमाउंट गिवन है 3,000। तो आप एज इट इज इसको लिख लें, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं लोन, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? इसकी वैल्यू आ रही थी 3,000। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3,000 लिख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? ट्रेड पेबल आता है, और बाकी चीजें आपने देखनी होंगी, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे। उसके अलावा और क्या आ सकता है? उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है। अच्छा, और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, वो हम आगे जाके वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे, अभी बेसिक है। सो इसमें हम क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल लिखेंगे। उसके अलावा पीछे आपने देखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा था, वो लिखेंगे। और कोई शॉर्ट टर्म लोन नहीं दिया हुआ, वरना मैं वो भी लिखता, ठीक है। अच्छा, तो हम पीछे देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास ट्रेड पेबल की क्या वैल्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या वैल्यू। ये क्वेश्चन 1 है, ये आपके पास मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये रहा, ये कितना आ रहा है? 700 आ रहा है, तो ये लायबिलिटी है, ठीक है। और ट्रेड पेबल की फिगर ये रही 4140। तो एक 4140 हमारे पास वैल्यू आ गई ट्रेड पेबल की, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 700, ठीक है। तो ट्रेड पेबल की वैल्यू और बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू ये आपने जाके लिखनी है। तो हम लिख लेते हैं 700 एंड 4140। 700, ओ सॉरी 4140, और एक हो गया 700। इसका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 4,840, और दोनों का टोटल करेंगे। मुझे बता सकते हैं ये कितना आएगा टोटल? मतलब 24,160 प्लस 3,000 प्लस 4,840, ये कितना आएगा? ये सेम होना चाहिए, जितना ऊपर हमारे पास आया था सेम इतना आना चाहिए, तभी आपने, आप इसका मतलब ये होगा कि आपने सवाल को 32,000 ही है सर। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज 32,000 आ रहा है। जी बेटा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?